ना मेरा एक सवाल और है आपसे। अक्सर हम जब देखते हैं तो अक्सर जो क्राइम करने वाला जो वर्क है, जो बच्चे हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी को, हमें बायोलॉजिकली समझना पड़ेगा इस बात को। तो 16-17 साल का बच्चा जो है वो ज़्यादा क्राइम कर रहा होता है। और वो बच्चा जो अक्सर जो, क्योंकि निर्भया वाला जब मामला देश ने पूरा देखा, उसमें जो 16-17 साल का बच्चा था वही सबसे ज़्यादा लिप्त भी पाया गया था उस मामले में। अभी भी कुछ मामले ऐसे आए हैं और वो माइनर क्या होते हैं, वो बाल सुधार गृह में जाते हैं और छूट जाते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या है कि वो बीच में एक डिमांड भी चली, जब आंदोलन हुए, बोला गया कि जो 18 साल की जो एज है उसे कम करके 16 या 17 साल कर दिया जाए। एक सवाल भी हुए थे, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत सारे आ रहे थे, क्योंकि बच्चा अवेयर था, सारी चीज़ें थी। तो इस तरह के मामलों में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा हार्मोनल चेंजेस को, कि सेक्स एजुकेशन नहीं दी जा रही है प्रॉपर। टू लेवल्स, एक हार्मोनल चेंजेस क्या कराते हैं बच्चे से, और एक जो एज का और सेक्स एजुकेशन नहीं दी जा रही प्रॉपर। और जो आपने एज की बात करी, सो क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि डेट ऑफ बर्थ से जो डेट बनती है, तो एक फिजिकल एज, हम लोग भी जब डॉक्टरी में भी जैसे करते हैं ना, तो एक मेंटल एज की बात करते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल एज की बात करते हैं, एक फिजिकल एज की। मान लीजिए मैं लंबाई के हिसाब से किसी को नाप के कहूँ कि यार ये बच्चा तो 6 साल का होना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मैलनरिश्ड है, वो तो वैसे उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 8 है। लेकिन जब मैंने उसे किताब पढ़ाई और मैथ्स के कुछ एक्सरसाइजेस कराई हैं, सडनली वो बहुत ब्राइट बच्चा है कि यार इसकी तो मेंटल एज, वो चेस चैम्पियन है, कह रहे यार ये तो इसकी मेंटल एज तो शायद 10 साल आ रही है। सो वन इज़ कि मेंटल एज कैन बी डिफरेंट देन क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन अगर हम इसको कानून में ले आएंगे तो फिर तो हर एक कोई, जैसे वो हेल्थ, मेंटल हेल्थ का नहीं सर्टिफिकेट लोग लगा देते थे कानून से बचने के लिए कि साहब डिमेंशिया का मरीज़ है ना। अभी बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स में लोगों ने बचने की शुरू करी ना, डिमेंशिया ओल्ड पीपल ने, कि साहब वो डिमेंशिया है, उन्हें तो कुछ याद नहीं है। तो कानून का फिर दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए हम उस मेंटल एज वाले फैक्टर को ला तो नहीं सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक इंसर्ट करना पड़ेगा उसकी पास्ट, उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग को। एक उम्र थी जो अब का जो एक हम उम्र देखते हैं, बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं एज कंपेयर टू जो 20-30 साल पहले जो थे। कुछ क्रिमिनल माइंडसेट के अगर हैं तो वो 16 साल की उम्र में भी बच्चा नहीं है, वो 16 साल की उम्र में भी एक क्रिमिनल है और शायद ऐसा ही रहेगा। बट उसके लिए जिस तरह का हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसे फुल प्रूफ करना वो बहुत मुश्किल है। उसका दुरुपयोग का बहुत चांस है फिर, कि अगर हम उसमें कुछ भी, जैसे पॉक्सो में, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, पॉक्सो में रोमांटिक रिलेशनशिप्स, पहले रोमांटिक रिलेशनशिप है लेकिन बाद में घर वालों के डर से लड़की या लड़के ने दूसरे को ब्लेम कर दिया, तो ऐसे में भी कोर्ट भी, एनसीपीसीआर, हम लोग भी इस ये चल रहा है विमर्श कि कैसे रोमांटिक रिलेशनशिप को पॉक्सो के अत्याचार से या उस मतलब पॉक्सो रिलेटेड क्राइम से डिसोसिएट करें। लेकिन मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कल अगर हमने इसको कर दिया तो कल को दे लेके प्रेशर से कुछ भी से भी हर पॉक्सो को केस को बाद में रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जाएगी। सो नियम कानून बनाते समय वो एक लिमिटेशन है। नाउ कमिंग बैक टू माय वेरी प्रिय सब्जेक्ट, जो आपने हार्मोनल चेंजेस की बात करी, तो एज चिकित्सक मैंने एडोलेसेंट हेल्थ पे ही सबसे ज़्यादा काम करा है। इनफैक्ट भारत सरकार का जो RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसीलिए शैतान होते हैं, एक्सपेरिमेंटेटिव होते हैं, कम डरते हैं। 40 साल के आदमी को गया टावर चढ़ोगे, अच्छा नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, गिर गया तो चोट लगेगा। आप 14 साल के लड़के को वो चढ़ेगा तो उसे तो थ्रिल कि अरे मैं ऊपर चढ़ने को मिल रहा है, मुझे टावर पे चढ़ना है। वो नहीं सोचेगा कि नीचे गिर गया तो सर फूटेगा, कल को स्कूल जाना है, थ्रिल। एक्सपेरिमेंटेटिव होते हैं, हर नया काम करना चाहते हैं, पहले भी करना चाहते थे। तो रोज़ नया खेल खेलना है, नए नए दोस्त बनाने हैं, कुछ नया सीखना है। अभी क्या है, वो उसकी जब विकृत रूप क्या सामने आ रहा है कि अब हमने, क्योंकि हमने देखा है, मैं एक सवाल जोड़ूंगा, क्योंकि हम देखते हैं जो 2-4 लोग जब इस तरह गैंगरेप की वारदात पर शामिल होते हैं, उसमें हम देखते हैं एक माइनर भी होता है। जो 3 जो साथी होंगे वो तो माइनर नहीं होते हैं, लेकिन एक बच्चा जो होगा उसमें माइनर होता है। हमने 3-4-5 केसेस आप देख लीजिए पीछे। नहीं, अभी रुद्रपुर जो सितारगंज वाला केस है उसमें तीनों ही माइनर है।
तीनों ही माइनर, तीनों ही माइनर अब उस पर करें क्या, ये बड़ी दुविधा हो जाती नहीं है। मैंने कहा ना, तो एक्सपेरिमेंटेशन का जो दायरा है वो बदल गया है। भी पहले फुटबॉल की टीम में भी एक्सपेरिमेंट करना है, कबड्डी की टीम में भी एक्सपेरिमेंट करना है, पहाड़ भी चढ़ना है, दोस्तों के साथ चलिए पिक्चर चले जाना है, स्कूल से भाग के पिक्चर चले जाना है, मतलब दैट वाज द मैक्सिमम बदतमीजी। उनको पता नहीं होता कि कब क्राइम क्या है। लेकिन आज क्योंकि उसने तो फिल्म देख ली कोई बेकार सी, अब वो कह रहा है कि ये भी करके देख। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो आ गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो ऑलमोस्ट प्रोनोग्राफी में और ओटीटी प्लेटफॉर्म की पिक्चर में कोई फर्क ही नहीं दिखता मुझे। तो अब बच्चे को नहीं पता ना, अभी मैंने कहा ना, बुद्धि अभी उतनी, दिमाग आ गया, इम्बाइब कर, पिक्चर देख ली, एक प्रिंट बन गया, ये करके देखना है उसका। तो लड़के लड़कियां भी आपस में फ्रेंडली हो गए, फिजिकल रिलेशनशिप बना गया, तो इट कैन रिजल्ट इनटू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का कितना बड़ा जिम्मेदारी होती है, उसका सेहत पे क्या असर होता है, वो सोशली दोनों को कितना डैमेज कर सकता है, बच्चे को नहीं पता है ना, दे आर नॉट अवेयर। और एक्सपेरिमेंट तो करना है। उन्होंने एक फिल्म देखी, फिल्म में हीरो हीरोइन ने एक एक्शन करा, वो भी मिले, उन्होंने भी वही एक्शन करा, प्लस एक्शन करने के लिए अभी जगह मिल जाती है। पहले घर में कहाँ, मतलब अहाते में बैठी, कभी इधर से दादी आ रही है, उधर से बुआ आ रही है, कहाँ अकेलापन संभव था। लेकिन आज क्या, न्यूक्लियर फैमिली है, फ्लैट में ताला लगा के जाए, एक चाबी आपके पास है, एक मम्मी पापा के पास है, आपको मालूम है कि वो अभी बाहर गए हैं, इतने घंटे बाद लौटेंगे, आपके पास स्थान है, होटल्स हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिकल क्लॉक एंड हार्मोनल चेंज का हिस्सा है। उस एक्सपेरिमेंटेशन का दायरा बदल गया है। एक मासूम स्कूल से टप के पिक्चर देखना है ना, दोस्तों के साथ हूँ कह के पढ़ाई कर रहा हूँ कह के खेलने चले जाना, अब वो दायरा बदल के ये यौन क्रीड़ाएं, उससे मिलने वाला थ्रिल फेज, ये गेम्स में। लेकिन ये वीडियो गेम्स में आप देखो कितने अनरियलिस्टिक बना देते हैं और कितना उसको, बच्चे को वो इमोशनली डैमेज करते हैं। बंदा को गोली मारी, मर गया, और अभी वो ज़िंदा हो गया। लेकिन क्या असल जीवन में आपने गोली मार दी तो बंदा जिंदा हो पाएगा? नहीं होगा ना। हड़ाक से गाड़ी को ऐसे करा, एक्सीडेंट हो गया, पॉइंट, नया गेम शुरू हो गया, गाड़ी फिर नहीं हो गई। सड़क पे एक्सीडेंट होगा तो क्या बिना डैमेज के हो जाएगा? कितना बड़ा नुकसान होगा। फिर समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो एज है, जो बच्चों की जो एज है, वो उसकी साइड इफेक्ट, इसके प्लस माइनस को नहीं समझ पा रही है शायद। एब्सोल्यूट, ये भी है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुछ घटनाएं तो हुई है। आपने एक चीज़ कही, पिशाच रूपी अंकल, तो पिशाच रूपी अंकल के लिए तो आप लड़ सकते हैं सामने से, लेकिन जो साथ में जो इस तरह के हैं, जो माइनर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है शायद, आयोग के लिए भी, सरकार के लिए भी, और कानून के लिए भी। एब्सोल्यूट। और ये पिशाच रूपी नर अंकल फेसबुक में दूर बैठे हुए भी हो सकते हैं, पर पड़ोस में वाले चाचा भी ऐसे कितना ही घटनाएं आपने देखी अभी जहन में, जो अपने पिछले 1-2 महीने के। पहले मैं एक सवाल मेरा ये रहेगा कि कितने पिशाच रूपी अंकल आपने देखे पिछले 1-2 महीने के, और इन 1-2 महीने में सबसे बड़े चैलेंजेस आपके लिए क्या रहे? कितने ही पिशाच रूपी, भाई शिक्षक अगर बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो भी पिशाच रूपी अंकल हुआ। अगर चाचा कर रहा है, अगर वो जो हल्द्वानी से रुद्रपुर ले जा रहा था बच्ची को कि मैं नौकरी दिलाऊंगा, पड़ोसी पापा का दोस्त ही तो था, बच्ची के पापा का दोस्त था, उसने जंगल में उसके साथ कर दिया, तो सभी पिशाच रूपी नर दिख रहे हैं। ये जो मैं उनको कैसे कोई मतलब नर कैसे कहूँ, जो छोटी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, उसे मैं नर कैसे मानूं? वो तो पिशाच ही है। जब मतलब शरीर से तो नर दिया प्रभु ने उसको बनाया, लेकिन बुद्धि से, हरकतों से तो वो पिशाच ही कहलाएंगे। और चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं समाज में वो चेतना लाना। हम बार बार कह रहे हैं विद्यालयों को कि आप 1098 कंप्लेन बॉक्स, लेकिन जब हम जाते हैं पेरेंट टीचर एसोसिएशन के बोर्ड्स, हम जाते हैं, हमें नहीं मिलते। पेरेंट्स को कह रहे हैं, कई स्कूलों में देखता हूँ कंप्लेंट बॉक्स है ही नहीं। पेरेंट्स को कह रहे हैं गुड टच बैड टच बताओ, बच्चे को ऐसे उनसे संवाद करो, बात करिए। ये जो अभी रुद्रपुर में घटना हुई थी, जहाँ मौलवी साहब, वो जो जहाँ आप गए भी थे अभी, जहाँ मैं परिवार से मिलने भी गई थी अभी,
उन्होंने बताया कि एक समझदार बच्ची, एक समझदार लेडी पंतनगर की पढ़ी लिखी, वो शादी करके उधर आई है और उसने बच्चियों के मुंह से ये सुना, वो भाई के मुंह से, कि आप ये छोटी बेटी को मत भेजा करो क्योंकि वो हमें डांटते हैं, इसको डांटते हैं। और उसने ये भी सुना कि वो बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अलग से बुला के उनसे बातचीत करते हैं। वो बोली कि अपनी बड़ी औरतों से कि भाभी, अगर किसी को बच्चों से प्यार है तो फिर तो उसे छोटी बच्ची से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। ऐसा कैसे कि वो बड़ी बेटियों को पास बुलाते हैं और छोटी बेटी को दुत्कारते हैं। और फिर माताओं ने अपनी बच्चियों से बात करी। बच्चियां बहुत डरी हुई थी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे, ये वो। पर बहुत पूछने पर देखिए, एक महिला के, पढ़ी लिखी महिला के सजग और कॉमन सेंस ने बहुत कुछ होने से, वहाँ कुछ घटना में, अभी तो वो दिखा ही रहा था ना, मतलब तैयार कर रहा था अपने लिए, क्योंकि 2 ही महीने हुए थे उसे आए हुए, तो अभी तो वो तैयारी कर रहा था ना कि बच्चियों को दिखा के वीडियोस और उस तरह से ना लेकिन कुछ भी हादसा होने से पहले ही बात खुल गई और आगे के लिए कितने सारे लोगों को सबक आ गया। फिर उन्होंने बताया कि और हिम्मत, जैसे उनको धर्म से निष्कासित कर देने का, और मतलब उनके अल्लाह से का डर, और बहुत कुछ कौम से उनको बहुत सारी धमकियाँ मिली। उनके बेटे को फेसबुक पे बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो लोग नहीं डरे हैं। और उस परिवार ने कहा कि मैं उस माँ से मिली और इतना अच्छा लगा, गांव की सिंपल महिला, लेकिन बोली नहीं डॉक्टर साहब, जो मैडम मेरी बच्ची के साथ होने से बचा, कहीं वो और किसी के साथ ना हो जाए, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम कतई भी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। तो जब ऐसे गांव की एक महिला ने समझदारी करी, दूसरी ने हिम्मत दिखाई, तो बहुत कुछ होने से बच गया। हम सब हिम्मत करेंगे तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सब बदल सकता है। पेरेंट्स को, अभिभावकों को, समाज को, मेरा बच्चा तेरा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा, ये मेरा भविष्य है। पता नहीं इनमें से कौन कल को डॉक्टर बन के मेरा आईसीयू में इलाज कर रहा होगा, कौन शिक्षक बन के मेरी ही किसी आगे तो कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव भी लगता है। जैसे कई हम जब बात करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें बताते हैं, कहते हैं एक दौर वो भी था जब अगर कोई कहीं जा रहा हो और रास्ते अकेला जा रहा हो और रास्ते में जब 4 लोग मिल जाए, उसे लगता था आगे का सफ़र मेरा आराम से कटेगा, 4 मेरे साथ के मिल गए। अब कोई अगर अकेले जा रहा है और कुछ साथ पीछे से चल रहा है उसके, उसे भय होगा, उसे एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नीयत या इसकी इंटेंशन खराब हो। हाँ, तो वो ये क्या सोच, ये सामाजिक बदलाव, सोच और सामाजिक बदलाव का ही हिस्सा है ना, कि भाई अंकल के साथ ही तो भेजा था ना, पिता ने किसी, वो तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मैं ले जाऊँगा और मैं नौकरी लगवा दूँगा, उन्होंने भेज दिया। अब पहले भी होता था, हम हिंदी फिल्मों में देखते नहीं थे कि वो साहब बॉम्बे में लड़की आती थी और फिर उसको इधर उधर भेज, बट उसका दायरा बहुत विस्तार बहुत हो गया है। एक आध घटना नहीं रह गई है, बहुत सारी हो रही हैं और उसका स्वरूप बहुत बदल गया है। तो अल्टीमेटली मैं तो फिर वही कहूँगी कि हम सबको बदलना होगा, सबको बदलना होगा। किसी एक एजेंसी, किसी एक आयोग, किसी एक सरकार और किसी एक मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, डीजी पुलिस या डीजी एजुकेशन के निर्देश काम आएंगे, उनके एक्शन, उनके जो। फिर भी मेरा इसी पे एक सवाल होगा आपसे, क्योंकि आप उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा भी हैं, कितने फ्री हैंड आपके पास? हम जैसे आपके पास आए हैं पूछने के लिए, तो आपको लग रहा है किसी आप जवाब तो दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, क्योंकि कानून, एक लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये पुलिस का सब्जेक्ट है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, तो बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो बात होती है, प्रोटेक्शन के तो लिए मैं आपको बताऊं, मेरा सरकार के स्तर पर क्या हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं? मैंने आपको कहीं ना कहीं कानून की लचरता तो नहीं। अगर मैं अपने 11 लाइन डिपार्टमेंट्स में से बेस्ट डिपार्टमेंट अगर कोई मुझे कहेगा ना, तो मेरे एक्सपीरियंस में वो पुलिस डिपार्टमेंट है। मतलब मैं अभी जैसे एक और अभी केस आया दोपहर में 12 बजे करीब, मेरे को उन्होंने कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज करा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने दुर्व्यवहार करा था बच्चे के साथ। देहरादून की घटना। देहरादून की घटना। कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो?
क्या नाम था, इधर सहस्त्रधारा रोड का था, उसमें नाम नोबल अकेडमी, डिफेंस अकेडमी, नोबल, शायद नोबल डिफेंस और अकेडमी। किस तरह का मामला है ये? बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता खाना पीने में, और कुछ मार पीटाई हो रही थी बिकॉज वो क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसे क्यों रहें। और मैं अगर आप देखेंगे उठा के, तो मैं जब से आयोग में आई हूँ सबसे ज़्यादा मैं बात कोचिंग इंस्टीट्यूट के में होने वाले शोषण आप के। बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो हर मर्ज की दवा है आपके पास। नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी नियम कानून कोई है नहीं, और वो करण शोषण का का उदाहरण है। मेंटल शोषण और रहन सहन में फिजिकल शोषण, मतलब गंदगी, अव्यवस्था, संसाधनों की कमी, हर तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्लस वो मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं बच्चे की। तो मैं तो बार बार पेरेंट्स से कहती हूँ कि क्यों भेजते हैं आप। क्या ये लोग भी ऐसे ऐसे करते हैं ना, जब वेबसाइट बनाते हैं कि इधर से बच्चा गया, कहीं गोरखपुर के किसी गांव का बच्चा आएगा और हिंदी नहीं आती उसको, अंग्रेज़ी नहीं आती है, लेकिन और लाइफ स्किल्स भी नहीं है, लेकिन 2 साल बाद कोचिंग वाले कुछ ऐसा जादू करेंगे कि इधर से वो मशीन से जब निकलेगा, कोचिंग की मशीन से, तो वो अंग्रेजी बोलता हुआ कर्नल होगा। कोर्स इन 30 मिनट्स एंड कर्नल। ये डिफेंस एकेडमी वाले तो ऐसा फीलिंग देते हैं कि भाई कर्नल बन के ही निकलेगा ना 2 साल बाद। और बहुत माता पिता भी उससे अपनी अपेक्षा जोड़ लेते हैं। कोटा में पिछले माह, जो अभी इसी माह कह लीजिए सितंबर में जो अभी सुसाइड हुआ है, वो 14वां है। क्या ये कम है? क्या हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ शुरू हो जाए? मेंटल हेल्थ बिगाड़ देता है। मैं इसी को करणपुर से कनेक्ट करूंगा। जब राजेंद्र नगर में घटना होती है, सब सोए पड़े होते हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि जो दृष्टि कोचिंग भी है, जो नामी संस्थान है इसका, जिसे विकास दिव्यकीर्ति भी चलाते हैं, बहुत टाइम बाद सरकार जागती है, एमसीडी जागता है, और वहाँ सेलिंग हो जाती है कि भैया बेसमेंट में कोचिंग कैसे चला रहे हैं। हम इलेक्शन टाइम में जब हमने कवरेज करी दिल्ली में, तो हमने भी उस कोचिंग को देखा है। बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी, लेकिन चल रही है, सबकी जानकारी में होता है। लेकिन राजेंद्र नगर में जब घटना हो जाती है, कुछ बच्चे, पूरा देश जाग जाता है, तब सब जागते हैं, तब बात होती है। और वही करणपुर में नहीं, पर मैं बताऊं, करणपुर तो 2 साल से मैडम, करणपुर में कई कोचिंग ऐसी हैं जहाँ एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है। एब्सोल्युटली फायर सेफ्टी के कुछ सिस्टम नहीं है। आपने वहाँ का निरीक्षण किया आपने? मैंने कम से कम ऐसी 7 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के निरीक्षण करके वो रिपोर्ट्स दी हैं। क्या हुआ मैडम उस पे? नहीं, वो क्या होता है ना कि बिल्डिंग और वो सब नियम, इसके लिए फिर प्रोसेस क्या शुरू हुआ कि पहले चालान कैसे करें। नियम होगा तो नियम का उल्लंघन की बात कर सकेंगे। जब नियमावली ही नहीं है, और मैंने जब एनसीपीसीआर में ये बात करी, और मैंने एजुकेशन के बहुत शीर्ष दिल्ली में जाके ये बात करी कि व्हाट टू डू अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट। उन्होंने कहा, सीबीएसई की चेयरपर्सन बोली, मैडम अगर आपने किड स्कूल की और कोचिंग की गाइडलाइंस बनवा दी तो मैं भी आपका, नॉट ओनली कोचिंग, किड स्कूल कितना बड़ा नेक्सस भी लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के, तो नेक्सस आप लोगों का जो ना पेरेंट्स का, हम कोचिंग में भेज के बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी कर दी। अच्छा, वहाँ कितना पैसा मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ फिर हम पलट के नहीं देख रहे। तो आज जो मदर मेरे पास आई थी, बाद में मेरे पास पहुंची, उसका भी ये कहना था कि मैम वहाँ बहुत बच्चे हैं। जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने मम्मी पापा को बताते, पर हमारे मम्मी पापा विश्वास नहीं कर रहे। तो बधाई का पात्र है कि एटलीस्ट उन्होंने अपने बच्चे की बात तो सुनी। और फिर पुलिस पे मैंने कहा है, उन्होंने केस रजिस्टर कर लिया है और उस पर तहकीकात होगी अब। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खाली उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे भारतवर्ष में एक इतना बड़ा मीनेंस बन गया है। जो विद्यालय, मैडम क्या पॉलिसी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट होने ही नहीं चाहिए। आप अगर एजुकेशन मिनिस्टर होती, अगर एक दिन के लिए भी बन जाऊंगी, तो आप क्या सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं बैन कर दूंगी। 1, अभी यूपी ने करी भी है, एक तो 16 साल के कम का बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पाया जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, एक टाइम लाइन होनी चाहिए। प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रेजिडेंशियल कैसे आप रखोगे, और अगर रेजिडेंशियल रखोगे तो छात्रावास के वही नियम होंगे जो हम विद्यालयों के लिए देते हैं। लाइब्रेरी जाके देखते हैं, करणपुर में देखते हैं, इतना कंजेस्टेड है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इतना सफोकेशन में। पेरेंट्स भी तो भेजने से पहले देखें ना, क्यों नहीं हम देख रहे हैं। देखिए, अगर हम सवाल उठाएंगे, अच्छा विद्यालयों में भी बहुत सारी कमियां हैं, पर पेरेंट को पता होता है, फिर भी ये बड़ा नामी स्कूल जब कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बाद
अभी हम एक सो कॉल्ड बड़े नामी स्कूल में गए थे विकास नगर के थोड़े दिन पहले, वहाँ पर फर्स्ट एड के बॉक्स में 4 पट्टियों के अलावा कुछ नहीं था। देयर वॉज नो ऑक्सीजन सिलेंडर, देयर वॉज नो नेबुलाइजर, देयर वॉज नो नर्स, और वहाँ एक बच्चा लेटा हुआ था पेट दर्द का कि साहब हम पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो जब पेरेंट आता है और देखता है कि मेरा बच्चा 1 घंटे से लेटा था, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या दवाई दी, कि वो तो हम पेरेंट के आने पे देते हैं। देयर इज़ अ शेड्यूल एच ड्रग्स जो कि नर्स डिस्पेंस कर, CBSE का नॉर्म है, और 3,500 बच्चा जहाँ पढ़ रहा हो और 4,500, 5,000, 6,000 रुपये वो फीस ले रहे हो, क्या वो एक नर्स नहीं रख सकते? पहले उन्होंने झूठ बोला, बाद में एडमिट करा, ऑन वीडियो एडमिट करा कि नहीं यहाँ पर कोई, पहले झूठ बोला कि आज वो छुट्टी पे, जब मैंने रिकॉर्ड्स मांगे तो उन्होंने फिर एडमिट करा। तो देखिए हम अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं, 6 आवर्स इन अ स्कूल या रेजिडेंशियल कोचिंग कहीं भी भेज रहे हैं, जहाँ मेरे बच्चे ने एक लंबा समय, उसका संचालक कौन है, वहाँ किस ग्रेड के टीचर्स हैं, वो कितने क्वालिफाइड हैं, इमरजेंसी में मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा। बड़ा ऐसा लगता नहीं इसके लिए आप जो चीज़ें बता रहे हैं, कई बार क्या होता है कि अभिभावकों के मन में भी सवाल नहीं होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है। मेरा एक सजेशन यही है, काम हम कर रहे हैं, मेरा एक सजेशन आपको, ये काम हम कर रहे हैं। स्कूल के जो ऑफिस हो, जो कार्यालय हो, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हो लगी हो, एब्सोल्युटली, और वो निकले ना, वो जब आज औचक भी निरीक्षण मैंने करें। DG एजुकेशन को टेलीफोन पे जब बात करी, हाँ। तो वो स्कूल वैन वाला जो है हमने पहले, और इसके अलावा एक चीज़ और जोड़ूंगा मैडम, बाकी जो हम RTE की बात करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चों को जो एडमिशन मिलना चाहिए, उसके भी गाइडलाइंस का फॉलो नहीं हो रहा है। तमाम स्कूल्स हैं वहाँ फॉलो होता है। RTE को इग्नोर करना मुश्किल है। पिछले अभी आपने देखा होगा इतना प्रतिष्ठित, सो कॉल्ड प्रतिष्ठित स्कूल जिसमें इतने सारे हजारों बच्चे थे, हजारों बच्चे थे, वो बंद हो गया बिकॉज दे रिफ्यूज टू कंप्लाई विद RTE एडमिशन। मतलब ये एक्शन लेना पड़ता है। तो लिया ना चीफ एजुकेशन ऑफ, मतलब हमने रिकमेंडेशन करा कि इस पे एक्शन होना चाहिए, या तो तुम बच्चे भर्ती करो। हमारे पास पेरेंट्स आए थे कि साहब हमारा RTE में एडमिशन, मेरा स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा। हमने बुलाया स्कूल को भी एडमिशन दो, वो नहीं माने, तो हमने कहा आप नियमानुसार कार्रवाई करें, और चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने वो स्कूल बंद कर दिया है। ये घटना भी हुई ये थी, घटना देहरादून की है और पिछले साल की है। और ऑफिस में जो आप जो लगाने की बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस कब से शुरू हुई ना, मैंने बहुत बार गाइडलाइंस दे दी। आज भी जब मैं 2.5 साल, एजुकेशन 3 साल का कार्यकाल मैडम, 2.5 साल का कार्यकाल, आई कैन नॉट विजिट एवरी स्कूल व्हेन आई एम गोइंग टू स्कूल्स। मैं देख रही हूँ कि जो मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं वो नहीं फॉलो हो रही हैं, तो आज भी नहीं। ये लचर, मतलब आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, जो आपके दायरे में जो चीजें हैं, ब्लॉक एजुकेशन, आगे जाके क्यों ये, अरे वो भी गाइडलाइंस दे देते हैं स्कूल्स भी। मैं यही तो बोल रही हूँ ना कि हर ऑफिसर नहीं पहुँच सकता, वो लोग भी जाग रहे हैं, ये बात हो रही है। आज मैंने अभी टेलीफोन पे जो नई DG एजुकेशन आई हैं उनसे बात करी, और उनको मैंने, वो पहले इंसिडेंटली कमीशन में भी सचिव रह चुकी हैं। आपके प्लस पॉइंट है ये, तो प्लस पॉइंट है। मैंने कहा आप आइए, और हम लोगों ने एक परफॉर्मा फिर से मैंने आज उनको मेल करा। और स्कूल वैन्स की बात भी हम बार बार RTOs के साथ कर रहे थे। मतलब छोटी गाड़ी हम देखते हैं, आपको कोई जमीन ओवरलोडेड बच्चे सहमे से ऐसे बैठे होते हैं। पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको सही कह रहे हैं, पेरेंट्स देख रहा है, पेरेंट क्यों नहीं पूछ रहा है कि भैया तू अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, तू कहाँ से आया है, तू कौन है। थाने में उसकी वेरिफिकेशन आप क्यों नहीं बता रहे, और 50 रुपए के लिए या 100 रुपए के लिए आप क्यों ऐसे ओवरलोडेड, आप क्यों नहीं कहते कि नहीं भाई मैं कैपेसिटी के साथ। बच्चे अंदर बैठे हैं, बस्ते बाहर लटके हैं, विक्रम डोल रहा है बिल्कुल। और अभी तो थैंकफुली कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, बट कुछ वर्ष पहले जब तक विक्रम चलते थे, कई विक्रम पलटे क्योंकि वो बैग बच्चों ने मान लीजिए इक्वल वेट से नहीं रखा और विक्रम पलट गया। तो देखिए मैंने कहा ना, हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, इसकी पहली जिम्मेवारी तो हमारी अपनी है। एजेंसीज का काम है, ज़रूर है, लेकिन आपने, और बार बार आयोग का अगर आपने कहा क्या करेगा, बार बार इस तरह की न्यूज़ बनाते हैं, बार बार अखबार में छपता है 1098 10/9/8 का, साहब वहाँ पे नहीं था। PTA का गठन क्यों नहीं हुआ, PTA का फ्लेक्स क्यों नहीं लगा। बार बार जब ये बात होगी तो लोग जागेंगे, 4-6 जागेंगे तो फिर अगले 10-12 तो जल्दी जागेंगे। 2.5 साल की मैडम, 2.5 साल आपको हो गए हैं, अब 6 महीने और बचे हैं। हम चाहेंगे एक्सटेंशन और बढ़े, आपका कार्य करते रहे ऐसे ही, लेकिन 2.5 साल के अंदर नहीं, ऐसा पहले आपको समझने में लगा होगा। 2.5 पर साल आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं बदला है। मैडम 2.5 साल की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी जब आपने ज्वाइन किया था, जब आपको जिम्मेदारी दी गई थी? सब कुछ समझना, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ सामंजस्य बिठाना,
यू नो जैसे एक साल बाद मुझे लगा कि लेट मी रीच आउट हर डिस्ट्रिक्ट में जा के लेट अस डू डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप्स। तो हम जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे वर्क कार्यशाला कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को बुलाते हैं, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, समाज कल्याण, वहाँ बच्चों को भी बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए, सीएमओ से पूछते हैं आपने बच्चों के लिए क्या करा, आपकी आरबीएसके का क्या चल रहा है, आरकेएस का क्या चल रहा है, समाज कल्याण से पूछते हैं कि आपने कितने मदरसों की जांच करी, आपने कितनों को वो जोड़ा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि क्यों नहीं आपके यहाँ 10, 9, 8 का अभी तक बोर्ड लगा है, कि ये मामले थे इसकी आपने आख्या क्यों नहीं दी है, आरटीई के मसलों को सुलझाते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट मैडम? सबसे बड़ी अचीवमेंट कि आप देखिए इतना लंबा इंटरव्यू ले रहे हैं, अखबार में अक्सर बाल आयोग का कोई ना कोई निर्देश या कोई ना कोई खबर छप रही है, तो वो अचीवमेंट इसलिए नहीं है, इट्स नॉट अ सेल्फ अचीवमेंट, आयोग के बारे में पता चल रहा है। देयर इज समथिंग, देयर इज़ अ प्लेस, देयर इज़ अ ईमेल आईडी, देयर इज़ अ टेलीफोन नंबर जिस पे आप पिंग कर सकते हैं, जिसे आप नॉक कर सकते हैं। सबको CWC के बारे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके बता रहे हैं कि एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। जैसे मैडम TN सेशन के टाइम में कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया TN सेशन ने देश को बताया कि चुनाव आयोग होता क्या है, चुनाव आयोग की पावर क्या होती है, तो TN सेशन को आज भी याद किया जाता है। देखिए TN सेशन तो अमर वैसे नहीं आपने हुए, बाल आयोग जब ना संभाल वो रहे अमर हुए, ना वो हमेशा इलेक्शन कमिश्नर रहे, बट इलेक्शन कमीशन एक का तो आफ्टर सर्टन बेंचमार्क एजेंसीज को एक माहौल हो जाता है। और आप ये भी तो देखिए ना कि मैं सिर्फ चौथी ही तो कमीशन चेयरपर्सन हूँ अपने यहाँ, पूरे भारतवर्ष में NCPCR का गठन तो 2009 में हुआ है, हमारा कमीशन 2011 में बना है। तो चाइल्ड राइट्स एक नया कमीशन है, मतलब माइनॉरिटी कमीशन पुराना, विमेन कमीशन उससे बहुत पुराना, ह्यूमन राइट्स कमीशन और पुराना, लेकिन चाइल्ड राइट्स कमीशन की मैं चौथी ही तो पहले आप सोचिए ना, पहले वाले ने तो स्ट्रक्चर ही बनाया, उसको वो करा, बल्कि चाइल्ड बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। हम चाइल्ड राइट्स की बहुत सारी कन्वेंशन के सिग्नेटरीज भी थे, हम लोग बहुत सारी सिग्नेटरीज थे UN कन्वेंशन में कि हम बच्चों को ये अधिकार भी देंगे, ये अधिकार भी देंगे। लेकिन क्या है ना, पहले रोजी रोटी, देश की अर्थव्यवस्था, सब कुछ करते करते हम फाइनर वैल्यूज़ पे काम करना शुरू होता है। तो चाइल्ड राइट्स बहुत फाइन, बहुत सेंसिटिव, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आप कुछ साल पहले की देखें तो बच्चा पहाड़ से आया हुआ शहर में अगर किसी के घर में काम कर रहा है तो इट वाज कंसिडर्ड नॉर्मल, कोई उसको UN कन्वेंशन में वो तब भी पाप था, कानून के दृष्टि में वो गलत था, पर कोई कंप्लेन करता था। लेकिन अब जैसे ही आप देखते हो कि यार यहाँ तो बच्चा काम कर रहा है, कोई ना कोई कर देता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कितने सारों को रेस्क्यू कर रही है, कितने कम हो गए हैं मामले। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।